हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू सिविल एजुकेशन हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज फिर से हम लोग आए हैं अपनी सीरीज को लेकर, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। दैट इज पार्ट नंबर 6। आज हम लोग लेके आए। अभी तक हम लोग 5 पार्ट इसके कर चुके हैं विद 25 क्वेश्चन इन ईच पार्ट। 25 क्वेश्चन है ईच पार्ट में, ठीक। एंड आज मैं शायद आफ्टर 4 to 5 days मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द स्टेशन। सो इस कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन अब रेगुलरली वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। एंड चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। ओके, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो अपना होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो किस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं हो सकती है। तो इट शुड नॉट बी लेस देन 10 MPa, 10 मेगापास्कल से कम ये नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए ये लिमिट्स क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। द बेस्ट सॉइल फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। कौन सी सॉइल होती अच्छी होती है, बेस्ट होती है फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। तो हमें ये बात बहुत छोटी सी बात है, ये जनरली हम ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हैं कि ब्रिक्स जो होते हैं वो एक प्रकार की चिपचिपी मिट्टी से बने होते हैं, जिसके कारण वो उसके पार्टिकल्स होते हैं आराम से चिपक जाते हैं, और जब उसको गर्म करते हैं या फिर पकाते हैं ऐसा कह सकते हैं, तो वो अच्छे से फ्यूज हो जाते हैं आपस में पार्टिकल। इसमें इसमें बेटर प्लास्टिसिटी चाहिए होती है हमको, और फाइन पार्टिकल चाहिए होते हैं। तो बेटर प्लास्टिसिटी और फाइन पार्टिकल्स हमको एक ही प्रकार की सॉइल इसमें से दे रही, जो कि है क्लेई सॉइल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जो कि आपको जरूरी नहीं हर चीज रटना ही है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने पर्सनल लाइफ में अपनी या प्रैक्टिकल लाइफ में देखी होंगी, तो आप वहां से भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अत्यधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इजी क्वेश्चन थे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है वो डायरेक्टली। द मेन एडवांटेज, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ द प्री स्ट्रेस कंक्रीट ओवर रेनफॉल। आरसीसी के ऊपर प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्या मेन एडवांटेज होता है, मतलब अल्टीमेटली वो पूछ रहा है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट का एडवांटेज क्या होता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है वो स्ट्रेंथ जो होती है, हाई स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है हमको। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या ज़्यादा मिलती है, अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाती है, क्रैक रेजिस्टेंस भी अच्छा मिलता है हमको अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, ठीक है। मतलब क्रैक्स इसमें कम पड़ते हैं, बेटर रेजिस्टेंस टू क्रैक मिलता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, लंबे स्पैन के लिए अगर हम आरसीसी की बात करें तो हमको, अगर मान लो एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के बेस से बात कर रहा हूँ कि अगर एक एल लेंथ का आरसीसी है और एक एल लेंथ का अपना सेम लेंथ का पी मतलब प्री स्ट्रेस कंक्रीट है अपने पास, तो इसकी कैपेबिलिटी जो अपनी प्री स्ट्रेस वाली, इसकी कैपेबिलिटी ऑफ लोड टेकिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आरसीसी, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ, रिड्यूसेस द क्रैकिंग एंड अलाउज लॉन्गर स्पैन विद थिनर सेक्शंस, ठीक है। मतलब पतले सेक्शंस जो होते हैं उसके लिए लंबा स्पैन इसके लिए रखा जा सकता है व्हाइल यूजिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट, लेकिन आरसीसी में ये काम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों कंडीशन मैच करी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, 29 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव शेप ऑफ एन ओपन चैनल फ्लो फॉर द मैक्सिमम फ्लो एफिशिएंसी। मैक्सिमम फ्लो एफिशिएंसी के लिए कौन सा होता है, तो देखो वैसे तो देखा जाए तो सबसे जो एफिशिएंट होता है वो कुछ सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली पैराबोलिक भी नहीं होता है, ये एग्जैक्टली ट्रेपेजॉइडल भी नहीं होता है। अल्टीमेटली ये होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को अगर आप पकड़ें और यहाँ से उसको स्मूथ कर दें तो कुछ ऐसा सेक्शन बनता है। वो सेक्शन जो होता है वो हमारा सबसे एफिशिएंट सेक्शन होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दिए हैं रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर और पैराबोलिक। अब देखो इसमें कायदे से दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक अपना पैराबोलिक भी सही हो सकता है, एक अपना ट्रेपेजॉइडल भी सही हो सकता है। अब अगर एग्जामिनेशन में आपके पास यही सेम ऑप्शंस आ गए तो आप ट्रेपेजॉइडल मार्क करके वहां चले आना, ठीक है। और अगर ऑप्शंस अलग अलग आए या ये दोनों एक साथ नहीं आए, मतलब ट्रेपेजॉइडल और पैराबोलिक एक साथ नहीं आए, तो ऑप्शन में तो दो एक सही होगा, वो आप मार्क कर सकते हो। वैसे सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है, सेमी सर्कुलर भी एग्जैक्टली नहीं होता है, वो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन मैंने बताया ना,
उसके साइड्स को स्मूदन किया जाता है, तो कुछ ऐसा सेक्शन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वैसे ट्रोपोजोलर सेक्शन दिया गया है इसमें, लेकिन ऑप्शंस को आप देख के ही इसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, और शायद आप लोगों ने ऑप्शन भी देख लिया है इसका, लेकिन मैं फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर ऑफ द कैम्बर क्या होता है? कैम्बर देखो, अगर ये हमारा एक रोड सेक्शन है, ये हमारा एक रोड सेक्शन है, तो रोड कभी कभी कुछ ऐसे बनी होती है। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शनल वाइज देखोगे, मतलब अगर एग्जाम्पल एक लंबी रोड है, उसको आप बीच से यहाँ से काट दोगे, तो यहाँ जो सेक्शन दिखेगा यहाँ पे, वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो क्रॉस सेक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो कभी ये ऐसे होता है, कभी ये कुछ ऐसे भी होता है। तो मेनली इसका पर्पज ये होता है कि अगर मान लो बरसात का पानी ऊपर गिरे यहाँ पे, तो वो साइड में ड्रेन्स की मदद से इधर उधर बह जाए, रोड को खराब ना करे, रोड की क्वालिटी खराब ना करे, बिटुमेन को खराब ना करे, या कोई भी मान लो बिटुमेन है या सीमेंट कंक्रीट है उसको खराब ना करे, क्योंकि जितना पानी जमा होगा उतनी जल्दी रोड खराब हो जाएगी। तो कैम्बर का क्या मेन पर्पज होता है? टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। अब इसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट के लिए? देखो, बेस्ट मेथड वही मेथड होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है टेक्निक, उसको हम लोग बेस्ट मेथड कह देंगे। वरना तो कोई ऐसा कोई बेस्ट और कोई वर्स्ट मेथड नहीं होता, सभी मेथड अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हम उसी को बेस्ट कह सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या होगा? सैंड बाथ एक है, एक ओवन ड्राइंग है, कैल्शियम कार्बोनेट, इग्नोमीटर। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाला होगा, आपने अगर अपनी डिग्री के टाइम में या अपने डिप्लोमा के टाइम में, या आपने ज़रूर गौर किया होगा कि ये इसका एक्सपेरिमेंट करवाया भी जाता है लैब्स में। तो एक मेथड है हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं ये मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड में हम लोग पहले क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उसका वेट करते हैं, वेट निकालते हैं, ठीक है। फिर उस सैंपल को गर्म कर देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं कि पानी उड़ जाए उसमें से। 110 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसको गर्म करते हैं हम लोग। उसके बाद उसका एक और वेट निकालते हैं जो कि W2 नाम का वेट हो जाता है। फिर इन दोनों वेट को माइनस करके अपॉन द ओरिजिनल वेट करते हैं, जिससे हमारा वाटर कंटेंट निकल आता है। तो ये एक ओवन ड्राइंग मेथड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। ओके, वो कह रहा था स्वेलिंग एंड द श्रिंकेज ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज ड्यू टू। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों होती है? मैंने आपको बताया था कि एक मिनरल होता है अपने पास, क्या कौन सा होता है? नाम स्पेलिंग मुझे कंफ्यूजन है, आप फिर भी देख लेना। इट इज मॉन्ट मोर इलोनाइट नाम का एक मिनरल होता है, ठीक है। और इस मिनरल में क्या होता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज बड़ी गजब की होती हैं। तो ये एक्सपैंड करता है जब जब वेट होता है, गीला होता है तो एक्सपैंड करता है, श्रिंक होता है जब ड्राई होता है। और ये बड़े अनस्टेबल प्रकार की क्ले मिनरल होता है, और इसमें हम लोग जनरली प्रेफर नहीं करते कि इस प्रकार की सॉइल हो फॉर कंस्ट्रक्शन और एनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार का ब्लैक स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्ले मिनरल। और क्ले मिनरल का नाम पूछ ले तो क्या होगा? आप सीधे कह देना मॉन्ट मोर इलोनाइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 33। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ अ RCC reinforced concrete slab as per IS 456/2000? मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC स्लैब कितनी होनी चाहिए? देखो, मिनिमम थिकनेस की अगर हम बात करेंगे, मिनिमम तो अलग अलग जगहों पे थोड़ा अलग अलग तरीके दिया है, लेकिन अगर आप इसमें आई थिंक ऑप्शन गलत दिया है आपको, 100, 50, 120, 150, ठीक, ओके। तो जो मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब हो जाती है वो 150 हो जाती है हमारी, दैट इज 150 mm हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताना कि अगर फुटिंग होगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे ये चीज कि अगर फुटिंग होगी तो उसकी मिनिमम थिकनेस क्या होती है एज पर IS 456/2000। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। जो मैं क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा में पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, वो जरूर आप लोग एक बार देखिएगा और बताइएगा। इससे आपकी एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे और इससे आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ओके, व्हाट टाइप ऑफ द फाउंडेशन बेस्ट सूटेड
फॉर वीक सॉइल कंडीशन, वीक सॉइल कंडीशन मतलब कमजोर सॉइल है, कुछ क्रम्बल हो रही है ऐसी सॉइल है मान लो, तो सबसे अच्छी फाउंडेशन इनमें से कौन सी है? स्प्रेड फाउंडेशन, मैट, कंबाइंड एंड आइसोलेटेड। देखो आइसोलेटेड तो नहीं होगी तो पक्का पता है। अब अगर आइसोलेटेड नहीं है तो कंबाइंड भी नहीं होगी, क्योंकि सॉइल ऐसा नहीं है कि कुछ पोर्शन में वीक है, पूरी सॉइल वीक है। अब पूरी सॉइल वीक है तो यहाँ पे एक ही फाउंडेशन सबसे ज्यादा बेहतरीन करेगी, वो है राफ्ट, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, राफ्ट फाउंडेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि कहते हैं हम लोग मैट फाउंडेशन। तो अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैट फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि मैट फाउंडेशन में क्या होता है, लोड जो होते हैं ना, वो लोड्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसकी वजह से वीक सॉइल भी एक अच्छा खासा लोड कैरी कर पाता है और कोई डिफरेंशियल सेटलमेंट होने के चांसेस बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फ्लाई ऐश इन द कंक्रीट। फ्लाई ऐश का पर्पस क्या होता है? देखो फ्लाई ऐश, मैंने इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ, थोड़े अलग ऑप्शंस के साथ था वो क्वेश्चन, लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट है, फ्लाई ऐश क्या करता है? सबसे पहली बात तो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। अब अगर वर्केबिलिटी बढ़ी तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी सब में फर्क आएगा। जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो इंक्रीज वाटर डिमांड, नहीं वाटर डिमांड को तो नहीं इंक्रीज करता, तो ये तो गलत हो जाएगा। श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, ये भी नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मेन काम क्या होता है इसका? वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करता है या बढ़ाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, आप ये पकड़ के चलो एक चीज की वर्केबिलिटी बढ़ाता है, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनते हैं आप उसको, मान लो ऑप्शन वर्केबिलिटी में ना दिया हो, कुछ और दिया हो वर्केबिलिटी से अलावा, तो आप इसको देख सकते हो। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि फ्लाई ऐश को ऐड करने से कंक्रीट में उसकी वर्केबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। ओके, कह रहा है टू वे स्लैब। अब टू वे स्लैब की बात कर रहा है, रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। देखो टू वे स्लैब आपको पता होना चाहिए कि टू वे स्लैब में होता क्या है, रिइंफोर्समेंट जो है वो दो डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। लेकिन वो जो दो डायरेक्शंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो आपस में भैया परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखना, टू वे स्लैब में दो डायरेक्शन में प्रोवाइड होता है और आपस में दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मुझे टू वे स्लैब का एक्सपेक्ट रेशियो, नाम सुना होगा सबने जिसने पढ़ाई थोड़ी बहुत भी की है, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशियो का फॉर्मूला बताओ कि क्या होता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक्सपेक्ट रेशियो का फॉर्मूला फॉर टू वे स्लैब, और साथ में वन वे स्लैब का भी बता देना क्योंकि उसी से रिलेशन में होता है। थोड़ा एग्जांपल दे दूं, इट इज अ रेशियो होता है, जैसे A1/A2 ऐसे करके होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ वैल्यू होती है यहाँ पे 2 3 कुछ भी होती है। अब आप ये मुझे बताओ कि वैल्यू क्या होती है, उसका पूरा फॉर्मूला, ठीक है। चलते हैं इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे सामने, द टाइम डिपेंडेंट। देखो अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं आराम से। द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट अंडर सस्टेन लोडिंग। देखो कभी भी कोई प्रकार की लोडिंग किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लग रही हो, ठीक है, और वो टाइम डिपेंडेंट हो, कौन सी हो, टाइम डिपेंडेंट हो, ठीक है, और सस्टेन्ड हो। सस्टेन मतलब कि वो लोडिंग टाइम के साथ लगी रही है, हमेशा ही यहाँ पर रही है, कभी बदली नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसके द्वारा जो डिफॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्रीप। क्रीप कहेंगे, ये वो वाला चीप वाला क्रीप नहीं है, ये नॉर्मली क्रीप डिफॉर्मेशन हमारा, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, क्रीप एक प्रकार का डिफॉर्मेशन है जो कि कांस्टेंट लोडिंग के ऊपर होता है ऑन द टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ आपकी लोडिंग जो है वो कांस्टेंट है तब। चलते हैं आगे। ओके, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड। अब देखो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है, अच्छा सा भी है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सैंड की बात कर रहा है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, ना कि मेथड की बात। तो एक ऑप्शन तो आपका आउट ऑफ द रेंज हो गया जो कि होगा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये एक प्रकार का मेथड है, ना कि इंस्ट्रूमेंट है। अब बचा क्या, हाइड्रोमीटर, कोर कटर और पिक्नोमीटर। अब हाइड्रोमीटर तो अलग ही चीज है, ये तो मेजर ही नहीं, इसका तो रिलेशन नहीं है। कोर कटर भी नहीं होगा, तो बचेगा क्या, एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारा रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का यूज हम लोग करते हैं।
आप लोग मुझे बताओ कि पिक्नोमीटर का एक और यूज होता है सॉइल की प्रॉपर्टीज में, वो कौन सी चीज है जो कि हम लोग यूज करते हैं, पिक्नोमीटर का यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। जैसे एक तो मैंने बता दिया रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, एक और चीज मेजर करता है पिक्नोमीटर, वो क्या मेजर करता है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड द फ्री एंडर फॉर कैंटिलीवर। देखो मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी देख लो क्योंकि ये रिपीटेड सीरीज की क्वेश्चन, तो मे भी ये क्वेश्चन एक दो ऊपर नीचे रिपीट हो सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जब मैंने पूछा था तो वो पूछा था कहाँ पे, फिक्स एंड पे पूछा था। अभी क्या पूछ रहा है कि भाई फ्री एंड पे कितना होगा मोमेंट। देखो मैंने बताया था फ्री एंड पे अगर हम यहाँ मान लो लोड लगाते हैं ऐसे करके, तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो जो हमारा फिक्स एंड होगा उस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर फ्री एंड की बात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि लोड यहीं पे है, कोई हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली हमारा जो क्या होगा वो हो जाएगा जीरो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट क्या होता है, इट इज लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जीरो है, तो ऑब्वियसली लोड इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एट द फ्री एंड इज जीरो, ठीक है। चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, द मैक्सिमम अलाउबल सिल कंटेंट इन द सैंड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस एज पर IS 383 के द्वारा क्या है, ठीक है। तो देखो ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको सिंपली पता होना चाहिए, तो मैं आपको सिंपली सीधे बता रहा हूँ, उसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है कि मैक्सिमम सिल्ट कंटेंट क्या होता है सैंड के अंदर, जो कि गुड बॉन्डिंग हो कंक्रीट में है, स्ट्रेंथन अच्छी हो, है ना। तो इसके लिए 5% का जो होता है कंटेंट, वो सबसे बेहतरीन प्रकार का कंटेंट होता है सिल्ट का। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान रखना कि सिल्ट का सैंड के अंदर परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, ध्यान रखना सिल्ट का सैंड के अंदर, तो वो 5% होगा। मतलब सैंड है, सैंड के अंदर कुछ कुछ सिल्ट का कंटेंट होगा, वो कितना होगा, अच्छे से अच्छा होना चाहिए 5%, ठीक, सिंपल। चलते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट क्या होती है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें पोर्टलैंड सीमेंट की, तो वो अप्रोक्सीमेटली आती है 3.15 हमारी हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे, मुझे ये बताओ कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो अपना इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलते हैं आगे, ओके, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सॉइल मैकेनिक्स, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसको हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, IC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है। देखो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो भी हो एक प्रकार का, वो क्या होता है, हेड लॉस अपॉन टोटल लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्रिटिकल का एक फॉर्मूला होता है, बल्कि एक नहीं, अगर मैं कहूँ डेरिवेशन के साथ दो फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होता है भाई कि जी, सॉरी, एक होता है G-1/1 + E, और दूसरा यही फॉर्मूला सेम जो होता है, इसको एक प्रकार से लिख सकते हैं कैसे, G-1 × 1 - पोरोसिटी या N लिख सकते हैं ना इसको इस प्रकार के। तो फॉर्मूला क्या हो गया, या तो G-1/1 + E हो जाए हमारे पास, या फिर G-1 × 1 - N हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे कोई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, और शायद ऑप्शन जो आपको आंसर में दिया वो भी गलत दिया है। तो याद रखिएगा G-1/1 + E होगा, या फिर G-1 × 1 - N या 1 - पोरोसिटी हो सकता है, ठीक है। और ये किस फॉर्मूले से निकला, अगर हम देखेंगे, ये जो आपस में डिराइव हुआ है, E मतलब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच का ये जो डेरिवेशन हुआ है, ये इस प्रकार से हुआ है कि पोरोसिटी इज इक्वल टू E/1 + E से निकाला गया है, ठीक है। मतलब अगर आप पोरोसिटी को E से या E को पोरोसिटी से रिप्लेस करोगे तो ये आपस में रिप्लेस होकर ये फॉर्मूले बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखना इस चीज को, मैंने यहाँ पे करेक्ट करवाया भी है, ध्यान देना, एक सेकेंड, ये देखो G-1/1 + E, ठीक है। या फिर इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, G-1 × 1 - पोरोसिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, it's saying in a simply supported beam carrying a uniformly distributed load the maximum bending moments occurs at। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया वो कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बना देते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि
हाँ, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे यूडीएल एक लोड लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ ऐसे करके बनेगा, जो कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम इस पॉइंट पे होगा, मतलब टॉप सेंटर पॉइंट पे होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं एक बार और बता चुका हूँ, वैल्यू हो जाएगी WL²/8, इसकी वैल्यू हो जाएगी। मैंने सारे पॉइंट बता दिए। कहाँ पे होगा, टॉप सेंटर पे होगा, वैल्यू क्या होगी, WL²/8 होगी। एंड्स पे कितनी होगी, 0 हो जाएगी। एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है इन केस ऑफ यूडीएल सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इन सिंपली सपोर्टेड बीम वाले में मिड स्पैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर फॉर इंप्रूविंग वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट को इंप्रूव करने के लिए सबसे कॉमन एडमिक्सचर हम कौन सा यूज कर देते हैं, तो सबसे पहले याद रखना ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे कॉमन जो होता है तो एक्सेलरेटर और रिटार्डर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बचा क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर, एयर इंट्रेनिंग। तो एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो होता है वो हल्का करने के लिए करते हैं मिली, हाँ इसको भी हम वर्केबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, सही है बिल्कुल। लेकिन सबसे कॉमन जो होगा वो होगा सुपर प्लास्टिसाइजर, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर एज एडमिक्सचर फॉर इंप्रूविंग द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सुपर प्लास्टिसाइजर एक ऐसी चीज है जो कि वर्केबिलिटी को तो इंप्रूव करता है लेकिन वाटर कंटेंट में कोई इंक्रीज नहीं करने देता है। मतलब विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट ये वर्केबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक एज पर IS 1077। देखो, मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो होता है वो होता है कितना, एक डाटाबेस क्वेश्चन है, इसका होगा 15%। ठीक है, अब अगर यही सेकंड क्लास ब्रिक की बात कर ले तो वो होगा 20%। मतलब इससे ज्यादा वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। अगर क्लास ऑफ द ब्रिक्स हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है तो फर्स्ट क्लास में 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सेकंड क्लास में 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो वो 22% से ज्यादा थर्ड क्लास में नहीं होना चाहिए वाटर अब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द इसमें पूछा था, बताना मुझे कि स्ट्रेंथ का क्या है फॉर द ब्रिक्स, कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन याद रखना, इसीलिए मैंने इसके तीनों के आंसर बता दिए यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15% इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। वर्किंग ऑफ द सैंड रिफर्स टू, वर्किंग ऑफ द सैंड क्या होता है, देखो बल्किंग ऑफ द सैंड जो होता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पानी थोड़ा सा दिया, क्या किया, पानी बहुत थोड़ा सा दिया, लेकिन जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ वो काफी ज्यादा हो गया। पानी थोड़ा सा दिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन काफी ज्यादा हो गया, इट इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, अब क्या कुछ वैल्यूज छोटी सी आप लोग याद रखिएगा कि भाई 5 to 6% पानी डालने से अगर 18 से 36% वॉल्यूम चेंजेस आते हैं, मतलब बढ़ जाती है, तो उसे बल्किंग ऑफ सैंड कहेंगे। और ये किस चीज में प्रीडोमिनेट, सबसे ज्यादा किस चीज में होता है ये, तो सबसे ज्यादा सैंड में होता है। इसका एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूँ कि आप सबके यहाँ आपने कभी ना कभी घर बनते हुए कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, घर अपना बनवाया होगा या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो घर बनने में एक बहुत ही कॉमन चीज यूज होती है जो कि होती है मोरम, या फिर मोरंग भी कहते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लोकली। ठीक है, अब वो मोरम में क्या होता है, जनरली वो आपने क्यूबिक मीटर्स में आती है। तो जनरली जो ठेकेदार लोग होते हैं या फिर जो सप्लाई करते हैं मोरंग की, उसको पानी में हल्का भीगा भीगा के बेचते हैं, हल्का पानी डालते हैं, ज्यादा नहीं डालते। आपने कभी देखा होगा पानी से लबालब नहीं होती है वो, हल्का पानी नमी होती। क्यों होती है, इस वजह से क्या होता है, क्योंकि वो सप्लाई करते हैं वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में सप्लाई करने के कारण वो बल्किंग ऑफ सैंड हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो होती कम है लेकिन बल्किंग ऑफ सैंड के कारण दिखती ज्यादा है और उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है आपको एक चीज याद दिलाने के लिए कि बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है। याद रखिएगा 5 to 6% वॉल्यूम वाटर एब्जॉर्ब बढ़ाने पे 18 से 36% जो होता है वो बल्किंग हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बल्किंग ऑफ द सैंड रिफर्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट के कारण इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके,
कह रहा था स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू डिटरमाइन द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर द सीमेंट यूजिंग विकेट ऑपरेटर। देखो विकेट ऑपरेटर्स का यूज हम लोग करते हैं, आपको पता होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है। अब ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का क्या होना चाहिए। तो देखो इनिशियल सेटिंग टाइम एज पर सॉरी, ओपीसी की अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम बात करें, तो वो मिनिमम जो हो जाता है वो 30 मिनट का हो जाता है। ठीक, ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाता है 30 मिनट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है ओपीसी का वो क्या होता है। ठीक है, ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है ये मुझे जरूर बताओ आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से आपका मल्टीपल टाइम्स बहुत चीज़ों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। और एक चीज़ और बताओ मुझे कि विकेट ऑपरेटर्स का यूज जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए होता है। एक और चीज़ निकालते हैं उससे, और वो क्या निकालते हैं। ठीक, तो दो चीज़ें मुझे आप लोग बताओगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट यूजिंग अ कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। देखो वो कह रहा है कि भाई जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग वर्केबिलिटी निकालते हैं। उसकी कॉम्पैक्शन फैक्टर जो टेस्ट होता है उसमें वर्केबिलिटी निकालते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो हम आप लोग याद रखिएगा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में हम लोग निकालते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर नाम की चीज, जिसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 हो जाती है। ठीक, याद रखना। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज नो यूनिट, डायमेंशनल लेस होता है। और इसकी क्योंकि ये एक प्रकार का रेशियो होता है तो कोई स्पेसिफिक यूनिट इसकी नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन। देखो नॉइस पोल्यूशन की बात मैंने एक बार पहले भी की थी, आई थिंक पार्ट नंबर 2 में या पार्ट नंबर 3 में मैंने बात की थी इसकी, फिर से बताता हूँ। इसका आंसर क्या होना चाहिए, मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या होगा। इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द वॉल, यूजिंग अकाउस्टिक पैनल, पेंटिंग द वॉल विद थिक कोट्स, यूजिंग इंक्रीजिंग वेंटिलेशन। देखो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साउंड को, नॉइस पोल्यूशन को कम करने में कुछ कुछ हल्का हल्का मदद कर सकती हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो चीज है वो एक ही है कि अकाउस्टिक पैनल्स का यूज करें, जो मैंने आपको बताया भी होगा बहुत से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने इनकी कहानी आपको बताई भी थी कि आपने बहुत से यूट्यूबर्स या फिर कहीं भी टीचर्स को देखा होगा जो कि बोर्ड पे पढ़ाते हैं, अपने डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं जनरली। उनको देखा होगा कि उनका पूरा सेटअप स्टूडियो होता है। तो स्टूडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लैक कलर की या फिर अलग अलग कलर्स की शीट आती है, जिसका शेप जो होता है कुछ स्क्वायर डायमंड शेप होता है, वो उसके जिस पूरे वॉल्स पे लगा होता है, वो मेनली अकाउस्टिक फॉर्म होता है जो कि आवाज को, रिफ्लेक्शन को रोकता है और जनरली नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके। द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ द कंक्रीट इज यूज्ड टू मेजर। अच्छा, मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या ऑफ कंक्रीट होता क्या है, वो ये मेजर यूज में किया क्या जाता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है भाई, मॉडुलस ऑफ रप्चर का यूज किया जाता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, जो कि क्या होती है, वैल्यू इसकी 0.7 अंडर रूट एफ सी के। ये हमारी मॉडुलस ऑफ रप्चर या फिर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है। The modulus of rupture represent the flexural strength of the concrete, indicating ability to resist the bending। ठीक है, तो बेंडिंग को रेजिस्ट करता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू होती है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। अगर हम जनरली बात करें तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 to 15% ऑफ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से 15% जो हिस्सा होगा वो होगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ऐसे समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 है तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 10 से 15 के बीच में होगी, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और जो भी आपको चीज़ अच्छी लग रही तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ताकि एल्गोरिथम और चीज़ों को पता चले कि आपको चीज़ अच्छी लग रही, तो मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अपने दोस्तों को शेयर करिए, अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो या फिर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है एक्स्ट्रा है, जो कि नॉर्मल चीज़ों से नहीं मिलती, कुछ आपको फायदा मिल रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। चौथी बात, इस चीज़ को जो मैं कराता जा रहा हूँ इसको मॉक के फॉर्म में लगाइए, मैं कई बार हर वीडियो में बोलता हूँ। ठीक है,
मॉक के फॉर्म में लगाने का मतलब क्या है? सिंपली आप क्वेश्चन देखते जाइए, बिना आंसर देखे या बिना मेरे पहले बताए अपने आंसर को जज करिए अपने माइंड में, या कॉपी में कहीं लिख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी करके, और उसको फिर मेरे आंसर बताने के बाद उसको मैच कराइए। चौथी चीज जो भी मैं सॉरी पांचवी चीज जो भी मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि कमेंट सेक्शन में बताओ आप, तो कृपया करके ये आप काम जरूर करिए कि उस चीज को रिसर्च करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना बताओ, बात की बात है, डजंट मैटर। कमेंट सेक्शन में करोगे तो उससे आपकी प्रेजेंस महसूस होगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे, आपको लगता है अगर ये बहुत ही एक्टिव काम है कमेंट करना, कोई बात नहीं, मत करो भाई मेरे। आप सिंपली से एक काम कर सकते हो, ये आप उस चीज को रिसर्च तो कर सकते हो, अपने लिए देख तो सकते हो ना उस चीज को, कि भाई ये मेरे काम की चीज है, इससे मुझे 2 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा याद हो रहे हैं, तो उस चीज को देख जरूर लो एक बार, और मन हो तो कमेंट कर देना, ताकि आपकी प्रेजेंस पता हो और मे बी कोई और व्यक्ति आए जो कि कमेंट को देखे तो उसको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ काम है जो आपको करने हैं। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, वीडियोज आपके पास आते रहेंगे। डिले जो 2-3 दिन का हुआ वो इस प्रकार से हुआ क्योंकि मैं आउट ऑफ द सेशन था और मेरे पास इक्विपमेंट मेरे नहीं थे ताकि मैं आपको कुछ पढ़ा पाऊँ या बता पाऊँ। ठीक, सिचुएशन नहीं थी, इक्विपमेंट तो फिर भी थे, सिचुएशन नहीं थी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिएगा, फिट रहिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।